नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तृतीय क्लासेस में। तो दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं कोरिएंडर क्रॉप के बारे में। कोरिएंडर जिसको अपने हिंदी में बोल देते हैं धनिया। ठीक है, तो कोरिएंडर क्रॉप में बारे में जितने भी जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपने आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोरिएंडर का जो बॉटनिकल नाम है, जिसको साइंटिफिक नाम भी कह देते हैं अपने, वो है कोरिएंडरम सेटाइवम। ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। कोरिएंडर का जो बॉटनिकल नाम है वो है कोरिएंडरम सेटाइवम। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है एपिएसी। क्या है इसकी फैमिली? एपिएसी। और उसके अलावा इसको अम्बेलिफेरी भी इसकी फैमिली है, यानी कि एपिएसी भी है, अम्बेलिफेरी है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चाहे आपके ऑप्शन में एपिएसी आ जाए या अम्बेलिफेरी आ जाए, दोनों में से कोई एक आएगी तो अपने को उस पर टिक करना है। अब ऑयल की बात करें कि इसके अंदर इसेंशियल ऑयल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो 0.1 से लगभग 1% होती है। ठीक है, सीड रेट की बात करें, ठीक है, बीज दर की, तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट अपने डालते हैं। क्लाइमेट रबी सीजन क्रॉप है ये, हायर ग्रेन यील्ड के लिए रबी सीजन क्रॉप है ये। वैरायटी देख लेते हैं कोरिएंडर की। मेन RCR20 है, CO12 राजेंद्र स्वाति साधना। ठीक है, उसके अलावा पंत हरितिमा है। ये जो पंत हरितिमा वैरायटी है हाई यील्डिंग वैरायटी है, डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस है। उसके अलावा सिंधु है, ये सूटेबल है बोथ लीफ एंड सीड प्रोडक्शन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कोरिएंडर है, धनिया है, ये एक तो लीफ प्रोडक्शन के लिए भी इसको अपने मतलब इसकी सोविंग करते हैं। ठीक है, इसकी खेती करते हैं। उसके अलावा सीड प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। तो ये जो सिंधु वैरायटी है ये दोनों के लिए सूटेबल है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। CS6 है, ये ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन इसकी जो सीड यील्ड है वो अच्छी मानी जाती है। गुजरात कोरिएंडर 2 है, अर्ली मेच्योर होने वाली वैरायटी है, हाई सीड यील्ड है। एक वैरायटी है RCR। ठीक है, RCR है 41, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये पाउडर मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, RCR नाम की जितनी वैरायटी होगी राजस्थान से विकसित हुई वैरायटियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैन अपने को, वैसे तो सारी अच्छी वैरायटी है इसकी, लेकिन मैन याद रखने वाली है, जैसे राजेंद्र स्वाति होगी, सिंधु होगी, ठीक है, RCR नाम की होगी। ये सारी वैरायटी मतलब कहने का मतलब है अच्छी है। ठीक है दोस्तों, अब अलग अलग पढ़ लेते हैं। लीफ की वैरायटीज अलग से और सीड की वैरायटीज। ठीक है, तो लीफ की वैरायटीज में सबसे पहले आती है ग्रीन पर्ल। ये हाई यील्ड और इसकी जो पत्तियां होती है वो सॉफ्ट होती है। कैसी होती है दोस्तों? सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियां होती है। ठीक है, और ये हाई यील्ड वैरायटी है ग्रीन पर्ल। इसके अलावा एक है सिलेंट्रो, ये पॉपुलर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर फ्रेश लीफ के लिए। ठीक है, इसमें इसको जो उगाते ही मतलब फ्रेश लीफ जो है तोड़ के काम में ली जाती है। इसके अलावा लीजर है, ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है, डार्क ग्रीन पत्तियां होती है इसकी। तो ये तीन वैरायटी है लीफ पर्पज के लिए, यानी कि पत्तियों के लिए स्पेशल इसको उगाने के लिए, ग्रीन पर्ल, सिलेंट्रो और लीजर। ठीक है, मोस्टली ये अपने मतलब कि जो फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पर ये वैरायटी काम में ली जाती है। सीड वैरायटीज़ की बात करें जो सीड प्रोडक्शन के लिए काम में ली जाती है वो है CS1 है, इसमें ऑयल कंटेंट हाई होता है, अर्ली मेच्योर होने वाली वैरायटी है। इसके अलावा है CS4, ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है, ड्राई रीजन के लिए सूटेबल है। एक है साधना। साधना वैरायटी जो है डुअल पर्पज वैरायटी है। डुअल पर्पज मतलब मतलब कि इसमें ऑयल कंटेंट भी होता है और दूसरा सीड प्रोडक्शन के लिए भी पाली जाती है। आपको पता है जो ये कोरिएंडर होता है इसमें जो ऑयल जो होती है इसेंशियल ऑयल निकलता है। ठीक है, कुछ वैरायटी जैसी होती है। ठीक है, वो भी काम में लिया जाता है। तो ये सीड प्रोडक्शन के लिए भी और ऑयल कंटेंट भी इसमें हाई होता है। तो ये साधना वैरायटी है। ठीक है, तो ये CS1 CS4 और साधना ये सीड वैरायटीज है, सीड पर्पज के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए शॉपिंग की जाती है इसकी। अब कुछ हाइब्रिड वैरायटीज देख लेते हैं, जैसे धनिया हाइब्रिड 1 है, ये भी हाई यील्ड वैरायटी है, डिजीज रेसिस्टेंट है। ये नाम से पता लग जाएगा धनिया हाइब्रिड, तो कोरिएंडर को हिंदी में धनिया ही बोलते हैं। और कोरिएंडर हाइब्रिड 2 है, ये भी विग्रस ग्रोथ अच्छी होती है इसकी, हाई यील्ड वैरायटी है, ये भी सीड की यील्ड के लिए भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैरायटी थी इसकी कुछ, तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अपने देख लेते हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस इसके अंदर अपने क्या करते हैं। जैसे इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो इसमें मॉडरेट वाटरिंग चाहिए। मॉडरेट का मतलब ना ही तो ज़्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए। ठीक है, वाटर लॉगिंग अवॉइड करोगे। वाटर लॉगिंग आप सब जानते हैं कि वाटर लॉगिंग का मतलब फील्ड में अपने को पानी खड़ा नहीं करना, जैसे धान के फील्ड में होता है पानी खड़ा रहता है, तो वो अवॉइड करनी है, वाटर लॉगिंग नहीं करनी है इसमें। उससे क्या होता है कि
इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, इसका प्रोडक्शन भी कम होता है। ठीक है, सेंसिटिव टू एक्सेसिव मॉइस्चर, इरिगेट एज नीडेड स्पेशल ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी अपने को इसको इरिगेशन देनी है। स्पेशली जो ड्राई पीरियड होता है उसमें इसमें इरिगेशन देनी है, ना ही तो ज़्यादा देनी है और ना ही कम देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में भी ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट चाहिए। बैलेंस एनपीके फर्टिलाइजर की बात करें तो 20-20-20 यानी कि 20 kg अपने नाइट्रोजन डालेंगे, 20 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास डालेंगे। ठीक है, और ये ठीक है कैन बी अप्लाई एट द रेट ऑफ 50 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इसके अलावा है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल की बात करें तो रेगुलर वीडिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस कंपटीशन स्पेशली इन द अर्ली ग्रोथ, यानी कि शुरू वाली जो ग्रोथ होती है उसमें अपने वीडिंग करते ही हैं, तो ये कॉमन सी बात है कि वीडिंग तो अपने को करनी है। डिजीज देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें मेन जो इसकी डिजीज है। एक है विल्ट। ठीक है, विल्ट के लिए अपने क्या करते हैं, विल्ट कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कोरिएंडर में सबसे जो खतरनाक जो डिजीज होती है वो यही होती है, विल्ट। अगर ये एक बार लग जाए तो पूरी धनिया की फसल है चौपट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने सीड ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि सोविंग से पहले ही सीड ट्रीटमेंट करते हैं, किससे, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस से। तो इसकी 10 ग्राम लेंगे 1 kg सीड में और सीड ट्रीटमेंट करके इसकी सोविंग करेंगे तो विल्ट जो डिजीज है वो नहीं आएगी। उसके अलावा इसमें पाउडरी मिल्ड्यू करके एक डिजीज है वो लगती है, वो इरिसिपे पोलिगोनी नामक वो होता है, कवक होता है जो, उससे होती है। ठीक है, फंगल डिजीज है ये। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो इसमें एफिड लगता है, एफिड का कंट्रोल अपने स्प्रे करते हैं किसकी, मेथिल्डिमेटोन की 20 cc 2 ml पर लीटर लेके अपने इसकी स्प्रे करते हैं। इसके अलावा अपने जो डाइमिथोइड है ये भी काम में लेते हैं, 30 cc होता है ये 2 ml पर लीटर वाटर में, तो इससे एफिड कंट्रोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी डिजीज और इंसेक्ट के बारे में जो कोरिएंडर क्रॉप में लगती है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस ये ज़रूरी है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि अपने को इसको हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में कुछ प्रोसेसिंग होती है, वो कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले थ्रेसिंग इज डन मैनुअली और मैकेनिकली टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द प्लांट मटेरियल, यानी कि थ्रेसिंग का मतलब ये होता है कि अपने कटाई जब करते हैं मैनुअली भी कर लेते हैं। ठीक है, मैनुअली यानी कि हाथों से कर लेते हैं और मैकेनिकली भी कुछ मैकेनिकली भी कर लेते हैं ना, मशीन वगैरह उससे भी कर लेते हैं। तो इसमें इससे क्या करते हैं, जो प्लांट मटेरियल होता है उससे जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसको अपने अलग करते हैं, या तो मैनुअली कर लो या मैकेनिकली कर लो, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। उसके बाद क्लीनिंग करना है, सीड आर क्लीन टू रिमूव डेब्रिस, यानी कि डेब्रिस एंड इम्प्योरिटीज। डेब्रिस एंड इम्प्योरिटीज से मतलब है कि यानी कि अगर उस सीड के अंदर कोई कचरा तो नहीं है तो उस सीड को साफ करना, क्लीनिंग, यानी कि एकदम प्योर सीड चाहिए अपने को, तो वो उसको पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्योंकि सीड का प्रोडक्शन के लिए या अपने को ऑयल चाहिए, ऑयल निकालने के लिए प्योर सीड चाहिए, कोरिएंडर का ही होना चाहिए, उसमें कोई कचरा वगैरह नहीं हो, कोई डेब्रिस इम्प्योरिटीज वगैरह ना हो, यानी कि किसी और फसल का भी सीड ना हो, तो वो अपने उसको क्लीन कर देंगे, वो होती क्लीनिंग। उसके बाद में आता है ड्राइंग। सीड शुड बी ड्राई टू ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 9 to 10% टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि जब आप स्टोर करते हैं ना उस टाइम क्या होता है, इसमें फंगल डिजीज लग जाती है। ठीक है, फंगल डिजीज कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करते हैं, सीड को ड्राई करते हैं लगभग 9 से 10% तक, यानी कि जब उसमें मॉइस्चर जो होती है 9 से 10% रह जाए तब तक इसको ड्राई करते हैं। तो दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे अपने ये नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है कि जो कोरिएंडर है उसको उसकी जो मॉइस्चर परसेंट होता है उसमें कितना होता है ड्राई करने के लिए, तो 9 से 10%, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार। फिर बात आती है स्टोरेज की, तो स्टोर करेंगे कूल ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड कंडीशन टू मेंटेन क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करना है अपने को, क्वालिटी से मतलब है उसके लिए कूल ड्राई और वेल वेंटिलेटेड, यानी कि हवा क्रॉस होती हो, ड्राई भी हो और कूल भी हो। ठीक है, तो ऐसा स्टोरेज में उसको अपना स्टोर करके रखेंगे। अब यील्ड की बात करेंगे तो अपनों ने पहले ही पढ़ा था कि इसको लीव्स के लिए भी, पत्तियों के लिए भी उगाया जाता है और सीड के लिए भी। तो पत्तियों की बात करें तो 8 से 10 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है लगभग, और सीड की बात करें तो 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर इसकी सीड की यील्ड होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, देखो मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें, यानी कि जो मेन इसके उत्पादक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इंडिया एक मोरक्को है, उसके अलावा कनाडा और इजिप्ट भी है। ठीक है, इंडिया, मोरक्को, कनाडा एंड इजिप्ट आर अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोरिएंडर, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोरिएंडर की बात करें, कोरिएंडर का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है, मोरक्को में होता है और कनाडा और इजिप्ट में होता है, तो ये ध्यान रखना है।
फिर मार्केट की बात करें तो कोरिएंडर हैज ए हाई डिमांड इन द नेशनल स्पाइस मार्केट, ड्रिवन बाय इट्स कुलिनरी एंड मेडिसिनल यूजेज। तो आपको पता है कोरिएंडर एक स्पाइस क्रॉप है, स्पाइसेस क्रॉप है, तो इंटरनेशनल जो स्पाइस मार्केट है उसमें इसकी हाई डिमांड है, क्योंकि कुलिनरी और मेडिसिनल यूज भी इसके मतलब इससे अपने मेडिकल में भी इसका काम आता है। तो मेडिसिनल यूज में भी इसको अपने काम में लेते हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसको अपने हाई वैल्यू क्रॉप भी कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये अपनी थी कोरिएंडर क्रॉप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।